बर्थडे की बुकिंग, सुसाइड का टिकट। मेरठ के होटल में एक प्रेमी युगल ने बर्थडे पार्टी के लिए कमरा बुक किया था, लेकिन अगले दिन जब होटल के उस कमरे का दरवाजा खोला गया तो वहां 2 लाशें पड़ी थीं जो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। होटल के कमरे से निकली 2 लाशें। होटल के कमरे में होना था बर्थडे। महज 36 घंटे पहले तक इस होटल में सब कुछ नॉर्मल था। रोज की तरह होटल का स्टाफ अपना काम कर रहा था और होटल में ठहरे लोगों के आने जाने का सिलसिला भी जारी था। लेकिन सुबह 10 बजे होटल के एक कमरे में कुछ ऐसा देखा गया जिससे सबके होश उड़ गए। कमरे के बेड पर 2 लाशें पड़ी थी। एक लाश लड़की की थी जिसने होटल का कमरा बुक किया था, तो दूसरी लाश उसके दोस्त की थी जिसके साथ बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी। जिंदगी भर साथ जीने का था इरादा। आखिरी बर्थडे पर साथ पूरा किया वादा। दरअसल मोकमपुर स्थित होटल तिरुपति के मालिक नवनीत के मुताबिक शुक्रवार दोपहर होटल में पहुंचे एक युगल ने बर्थडे पार्टी करने के लिए कमरा किराए पर लिया था, जिसके बाद शाम को युवक ने होटल के स्टाफ से बाहर खड़ी अपनी बाइक अंदर करने के लिए कहा था। शनिवार की सुबह लगभग 10:30 बजे चेकआउट का समय होने पर मैनेजर नवनीत ने होटल के कर्मचारी को युगल को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन काफी देर बाद भी दरवाजा नहीं खोला गया। इसके बाद होटल मैनेजर ने दूसरी चाबी से कमरा खुलवाया तो अंदर का नजारा झकझोर देने वाला था। 10:30 बजे करीब आज हमने दरवाज़ा उनको बोला लड़कों से कि भाई उनका चेकआउट टाइम 10 बजे होता है हमारा, 10:30 बज चुके हैं, तो आप उनको बोलो कि रूम चेकआउट करें। उसके बाद लड़कों ने जाकर उनका नॉक किया। दरवाज़ा नॉक करने के बाद में कोई नहीं जवाब आया। उसके बाद लड़के फिर रुके, तो थोड़ी देर बाद मैंने हो सकता है भी सो रहे हों, उन्होंने फिर दरवाज़ा बजाया। तो ऐसा उन्होंने लड़कों ने 2-3 बार किया। 2-3 बार करने पर मैंने कहा भाई ऐसा हो सकता है वो नहा धो रहे हों वॉशरूम में, तो रुक जाओ। बहरहाल उसके बाद फिर आधा घंटा करीब जब गुजर गया तो मैंने भी दरवाज़ा बजाया, आवाज़ भी लगाई रोहन करके। दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा नहीं खुला तो हमारे पास में दूसरी चाबी थी। मैंने कहा भाई अब तो दरवाज़ा खोल के देखो भी क्या बात है। हमने दरवाज़ा खोला तो दोनों जो है वो बेड पर लेटे हुए हैं और बेड पे लगभग सफ़ेद जो है कुछ बिखरा हुआ है। दरअसल रोहन और अर्चना ने कमरा बुक किया था। दोनों खाने का सामान भी साथ लेकर आए थे। दोनों ने रात में भी खाने का कोई ऑर्डर नहीं दिया। फिर अगले दिन सुबह दोनों की लाशें मिली। सूचना के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें अर्चना ने लिखा था कि उसकी शादी परिवार के लोगों ने दूसरी जगह तय कर दी है, इसलिए उसका रोहन के बिना मन नहीं लगता। अपने मन को कई बार समझाने की कोशिश की, तब भी हर समय रोहन ही दिखाई देता है। रोहन से अलग रहकर जीने का कोई अर्थ नहीं है। जिंदा रहकर नहीं मिल सकते हैं तो एक साथ मरकर तो मिल जाएंगे, इसलिए अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं। हमारी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। पुलिस ने दोनों के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी है। पुलिस के मुताबिक अर्चना की शादी उसके घर वालों ने तय कर दी थी, लेकिन दोनों एक साथ रहना चाहते थे, इसलिए बर्थडे पार्टी के लिए पहले कमरा बुक किया और फिर उसी दरमियान एक साथ खुदकुशी कर ली। कमरे में सल्फाज का पाउच और पाउडर भी बरामद हुआ है। इस सूचना पर 112 भी पहुंची, पुलिस पहुंची, मैं भी जाकर घटना से निरीक्षण किया है। प्रथम दृष्टया यही प्रकरण सामने आया है जैसा कि उन्होंने बताया, लेकिन हमने वहाँ पे डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट और अपनी फोरेंसिक यूनिट भिजवाई थी, उनसे द्वारा वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया। इन दोनों की आइडेंटिटी के बारे में जानकारी हुई है, इसे तस्दीक किया जा रहा है। शव का पंचायत नाम करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। मृत्यु के सही कारणों का पता चलने के बाद इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों क्या मैरिज थी? देखिए, मैंने आपको बताया अभी तो कुछ भी कह देना इसमें जल्दबाजी होगी। जो प्रथम दृष्टया जो एक सुसाइड नोट तथाकथित रूप से जो है एक कॉपी है, कॉपी में कुछ लिखा हुआ है, तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संभवतः ये जो युवती थी मैरिड थी, लेकिन ये पूरी तस्दीक हो जाए, इनके परिजन आके पहचान कर ले, उसके बाद ही कुछ। पुलिस दोनों की मौत की सही वजह सामने आने की बात कह रही है, लेकिन सुसाइड नोट से साफ है कि दोनों ने परिवार की बंदिशों और नासमझी की वजह से मौत को गले लगाया। हालांकि सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं लगाए गए।
मेरठ से एबीपी गंगा के लिए सुधीर चौहान की रिपोर्ट। मौत के सौदागर पर गैंगस्टर, जहरीली शराब के जरिए अलीगढ़ में दर्जनों लोगों को मौत की नींद सुलाने वालों की एक एक कमाई का हिसाब होगा और इसके लिए पुलिस ने 27 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है, जिसके तहत अब 120 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन लिया जाएगा। जिंदगियों से खेलने वालों का होगा हिसाब। मौत बांटने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट। पूरे प्रदेश को हिला देने वाले अलीगढ़ के शराब कांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना खैर, थाना पेशावा और थाना जवा में शराब कांड के 27 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, जिसमें 4 शराब माफिया, 2 फैक्ट्री मालिक, 5 शराब तस्कर, 5 सेल्समैन और 4 ठेकेदार के साथ अन्य सहयोगी शामिल हैं। जहरीली शराब बेचने, बनाने और उसे गांव-गांव में सप्लाई करने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिन आरोपियों पर कार्रवाई हुई है उनमें शराब माफिया अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा, मुनीश शर्मा, मदन गोपाल और शराब तस्कर विपिन यादव, शिव कुमार और फैक्ट्री मालिक विजेंद्र कपूर, गंगाराम प्रधान और अन्य, जिनमें पवन उर्फ पिंटू और प्रमोद गुप्ता शामिल हैं। अलीगढ़ शराब कांड में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों लोगों की जिंदगी जहरीली शराब पीने से प्रभावित हो चुकी है। ये शराब कांड ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। शराब कांड सामने आने के बाद से लगातार इससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई का दौर जारी है। करीब 1 महीने की कार्रवाई के बाद मुख्य सरगना 1 लाख का इनामी ऋषि शर्मा, 50,000 के इनामी विपिन यादव समेत 27 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। अलीगढ़ में शराब माफिया के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए डीजीपी मुख्यालय एवं शासन के निर्देश अनुसार अब तक कुल 29 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 82 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और इसके विरुद्ध जो कार्रवाई है उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज 3 थानों में गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 27 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें अगर बात करें तो 4 शराब माफिया, 2 फैक्ट्री मालिक, 5 शराब तस्कर, 5 सेल्समैन और अन्य सहयोगी एवं 4 ठेका संचालक भी शामिल हैं। और प्रमुख अभियुक्तों की बात करें तो शराब माफिया अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा, मुनीश शर्मा एवं मदन गोपाल जो हरियाणा का रहने वाला है। इसके अलावा शराब तस्कर विपिन यादव मैनपुरी का एवं शिव कुमार हाथरस का। इसके साथ ही जो फैक्ट्री मालिक हैं और अवैध फैक्ट्री मालिक थे विजेंद्र कपूर, गंगाराम प्रधान व अन्य इनके साथी, इन सब के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। शराब कांड में 27 पर गैंगस्टर एक्ट। $120 करोड़ की संपत्ति पर सरकार की नजर। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में अब तक पुलिस 82 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जेल भेज चुकी है और 13 केसों में 77 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। प्रशासन ने इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, तो वहीं 120 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित की जा चुकी है, जिस पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। तो इन लोगों के 42 खाते भी पुलिस द्वारा फ्रीज किए जा चुके हैं एवं कई सालों से जो इनके द्वारा जो धन अर्जित था, जो इन खातों में था 1 करोड़ से अधिक, उसको फ्रीज किया गया। वहीं अपराध से अर्जित इनकी लगभग 120 करोड़ की संपत्ति को भी पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें भी इन गैंगस्टर मुकदमों के पंजीकृत होने के बाद विधिवत 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रचलित है। इन सभी मामलों में सख्त कार्रवाई के पहले से ही आदेश हैं और जो अन्य अभियुक्त भी हैं इनमें से जो 77 को चार्जशीट अब तक किया जा चुका है। अगले हफ्ते में लगभग इतने ही अभियुक्तों के विरुद्ध और गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है। शराब की शक्ल में पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई की है जो इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अभी तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है जिनके संरक्षण में इतना बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था। इसलिए अलीगढ़ और आसपास के इलाके से जहरीली शराब रैकेट का पूरी तरह से साफ होने के दावे कम भरोसेमंद मालूम होते हैं। अलीगढ़ से एबीपी गंगा के लिए प्रदीप की रिपोर्ट। लव जिहाद की आग एक पूर्व आईएएस के परिवार तक जा पहुंची।
आगरा के इस परिवार की बेटी इस आग में पिछले कुछ सालों से झुलस रही है। धर्म ना बदलने की वजह से अक्सर उसे शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अब पीड़ित महिला ने साजिशों को बेनकाब कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। लव जिहाद में फंसी रिटायर्ड आईएएस की बेटी, नाम बदलकर रिटायर्ड आईएएस की बेटी को फंसाया। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स का नाम आरिफ हाशमी है, लेकिन इसकी असलियत कई साल बाद तब खुली जब इसकी पत्नी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। दोस्ती से शुरू हुआ था सिलसिला, लव जिहाद की साजिशों में फंसा। ताजनगरी में एक बड़े घर की शादीशुदा महिला लव जिहाद का शिकार बन गई। पति की मौत के बाद अधिकारी की बेटी से लखनऊ के ही शख्स ने अपना नाम और पहचान छिपाकर दोस्ती कर ली। पहले धोखे से तिलक लगाकर फोटो खींच लिए। इनके आधार पर ही ब्लैकमेल करके उसने आर्य समाज मंदिर में शादी रचा ली। शादी के बाद सच्चाई सामने आने लगी तो आरोपी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। लव जिहाद का हाई प्रोफाइल केस, हिंदू बनकर अधिकारी की बेटी से मिला, हिंदू रीति रिवाज से आर्य समाज मंदिर में शादी की। सच्चाई सामने आने के बाद शोषण शुरू कर दिया। महिला की बेटी और ससुर के नाम होटल का फंड हड़पा। आरोपी अप्राकृतिक कृत्य और मारपीट करने लगा। सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी आरिफ हाशिम लगातार महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा था। इतना ही नहीं, महिला की बेटी और ससुर के नाम के होटल का फंड भी वो हड़प रहा था। बीते शनिवार की रात को होटल में महिला के साथ आरोपी ने फिर मारपीट की, जिसके बाद लव जिहाद की शिकार पीड़ित महिला ने आगरा के सदर थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, अप्राकृतिक कृत्य और विधि विरुद्ध धर्मांतरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। की एप्लीकेशन के ऊपर जांच की गई थी और उसके एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा जो है 307, 376, 377, 386, क्योंकि एक्सटॉर्शन भी इसमें करता था ये। फिर बाद में जो एंटी कन्वर्जन, जो कन्वर्जन लॉज हैं, उसमें भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया। महिला का ससुराल आगरा के एक प्रतिष्ठित परिवार में है। महिला के पति की 2005 में मौत हो गई। पिता का भी देहांत हो चुका है। पुलिस के मुताबिक पति की मौत के बाद लखनऊ में एक पार्टी के दौरान महिला की मुलाकात आरिफ से हुई थी। आरोपी ने उस वक्त महिला को अपना नाम आदित्य बताया और खुद को टिम्बर कारोबारी बताया। महिला से बातचीत में उसने मिलकर कारोबार करने का झांसा दिया। इसी बहाने वो अपने घर बुलाने लगा। एक दिन किसी पार्टी में आरोपी ने महिला के टीका लगाते हुए साजिश के तहत फोटो खींच लिए, जिसमें मांग भरने जैसी तस्वीर नजर आ रही थी। इस फोटो से बदनाम करने का डर दिखाकर वो समय समय पर पैसे वसूलने लगा और महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। इसके लिए वो महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता था। ये धाराएं जो है काफ़ी गंभीर इसमें लगाई गई है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जो है वो की जाएगी, इसीलिए 307 और 386, 377, 76 ये सारी जो धारा है उसमें लगाई गई है। और जो कन्वर्जन का जो कानून है उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। पूछताछ चल रही है या जेल भेज दिया गया अभी तक? क्या देखिए, अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है। उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मामला हाई प्रोफाइल घर की महिला से जुड़ा होने के चलते पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और लव जिहाद जैसी घिनौनी साजिश रचने वाले आरोपी आरिफ हाशमी को गिरफ्तार कर लिया।
जौनपुर में एक होमगार्ड के घर पर हॉरर किलिंग की साजिश रची गई और बेटी के कत्ल को अंजाम भी दिया गया, लेकिन दूसरों की हिफाजत करने वाले होमगार्ड को इसकी भनक तक न लगी कि उसकी पत्नी और बेटा कत्ल जैसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। होमगार्ड के घर पर हॉरर किलिंग। नाबालिग बेटी को उतारा मौत की घाट। जौनपुर के बदलापुर इलाके में बीते 30 जून को उस वक्त हड़कंप मच गया था जब इलाके में रहने वाले एक होमगार्ड के परिवार की नाबालिग बेटी की लाश तालाब के किनारे मिली थी। देखते ही देखते पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई थी और मौकाए वारदात पर लोगों की भीड़ जुट गई थी। परिवार वालों ने बेटी की हत्या के पीछे उसके रेप किए जाने का शक भी जाहिर किया था, जिससे वारदात सनसनीखेज हो गई थी। लेकिन अब जब खुलासा हुआ है तो हकीकत ने लोगों के पैरों तले जमीन खींच ली है। भाई ने घोंटा था बहन का गला। मां ने दिया था बेटी के कत्ल में साथ। पुलिस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पड़ताल कर रही थी कि तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि हत्या के पहले दुष्कर्म नहीं किया गया बल्कि हत्या गला दबाकर की गई थी। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसमें नाबालिग लड़की के गर्भवती होने की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद पुलिस की जांच की सुई परिवार की तरफ घूम गई। तहरीर पर मुकदमा कायम किया गया, पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे पता चला कि वो बच्ची 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। और फिर सर्विलांस को शॉट को लगाया गया स्थानीय पुलिस द्वारा। जब पूछताछ की गई परिजनों से तो पता चला कि ये ऑनर किलिंग का मामला है। उस बच्ची से पूछताछ करने में उसने जब कुछ नहीं बताया तो इसके सगे भाई ने उसके गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हॉरर किलिंग के अंदेशे से पुलिस ने फिर से जांच शुरू की और सर्विलांस टीम का सहारा लिया तो मामले की परतें खुलनी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के भाई और मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो आरोपियों ने बताया कि बेटी गर्भवती थी, लेकिन बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थी। इसी बात से गुस्से में आकर उसके भाई ने खेत में ले जाकर उसका गला दबा दिया। हत्या के बाद सारी बात उसने मां को बताई। फिर दोनों ने मिलकर शव को तालाब के पास फेंक दिया और उसके बाद फिर उसने अपनी मां को बताया। फिर मां और बेटे दोनों ने मिल करके उस लाश को ले जा करके जहां पर लाश बरामद हुई है वहां पर छुपा दिया था। सुबह उसको ला करके अपने घर पे रख दिया। तो इस प्रकार से मां और बेटे दोनों गिरफ्तारी हो गई है और इसका जो निर्दोष व्यक्ति थे वो इसे मुक्त कर दिए गए हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। इस वारदात ने एक बार फिर खौफनाक वारदात के पीछे छिपे रिश्ते को बेनकाब कर दिया। जौनपुर से एबीपी गंगा के लिए जावेद अहमद की रिपोर्ट। दाऊद के खिलाफ प्रशासन की दहाड़। बाहुबली और माफिया के खिलाफ एक बार फिर राजधानी में सरकार का बुलडोजर गरजा और इस बार दाऊद अहमद की 100 करोड़ की संपत्ति को जमींदोज कर गया। ये 4 मंजिला इमारत दाऊद अहमद की है, जिस पर आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सालों से ये अवैध इमारत बिना मानक और नक्शे के बन रही थी। कई बार प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन रसूख की वजह से कभी हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस बार योगी सरकार में बाहुबलियों और माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में दाऊद अहमद की बिल्डिंग का नंबर भी आ गया। पूर्व सांसद दाऊद अहमद की अवैध बिल्डिंग का नंबर आखिर आ ही गया। ये 4 मंजिला इमारत कई साल से जिला प्रशासन के लिए सरदर्द बनी हुई थी। आपको बता दें कि रेजिडेंसी के संरक्षित एरिया में बनी ये इमारत कई बार तोड़ी जा चुकी है, लेकिन इसका ध्वस्तीकरण पूरी तरह से नहीं किया गया। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जब इस बिल्डिंग को अवैध घोषित किया गया और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को ये निर्देश दिए गए कि इस बिल्डिंग को तुरंत ध्वस्त करा दिया जाए, तब एलडीए की टीम बुलडोजर लेकर और मशीनें लेकर यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर एलडीए के तमाम अधिकारी हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशों को पूरा करने के लिए सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं। 100 करोड़ की बिल्डिंग की गई जमींदोज। संरक्षित जमीन पर खड़ी की अवैध बिल्डिंग।
दरअसल लखनऊ के रिवर बैंक कॉलोनी में पूर्व सांसद दाऊद अहमद की 4 मंजिला ये इमारत आज ध्वस्त की गई है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस बिल्डिंग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अवैध घोषित किया था, क्योंकि दाऊद की बिल्डिंग पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित जमीन पर बनाई गई थी। रिवर बैंक कॉलोनी के पास ये ऐतिहासिक संरक्षित स्मारक रेजिडेंसी है। यही वजह है कि पुरातत्व विभाग ने आसपास के इलाके को संरक्षित घोषित करते हुए किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा रखी है। इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से न ही अनुमति ली गई थी और न ही अधिकारियों को सूचना दी गई थी। 100 करोड़ की लागत से अवैध जमीन पर किया निर्माण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जमीन पर बनी है बिल्डिंग। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अक्टूबर 2018 में नोटिस भेजा गया। पूर्व सांसद दाऊद अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से नोटिस भेजकर अवैध निर्माण खुद ही ध्वस्त कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन पूर्व सांसद दाऊद अहमद लगातार नोटिस और चेतावनी को नजरअंदाज करते रहे। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जिलाधिकारी को अवैध बिल्डिंग ध्वस्त करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में सुबह एलडीए की टीम रिवर बैंक कॉलोनी पहुंची और जेसीबी, बुलडोजर और ड्रिल मशीनों से अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन की आशंका से भारी पुलिस बल तैनात रहा। हमारे पास जो आदेश प्राप्त हुआ है हमें, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त निदेशक नई दिल्ली का एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें लखनऊ में एक संरक्षित स्मारक है रेजिडेंसी, उसकी परिफरी में उसका जो संरक्षित क्षेत्र है उसके भीतर स्थित होने के कारण और बिना एनओसी लिए हुए निर्माण किए जाने के कारण एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें नियम 38(2) है, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1959 के रूल्स के अंतर्गत ये रूल फ्रेम किया गया है, जिसके अंतर्गत आदेश पारित किया गया है कि इसको बिल्डिंग को गिराया जाना है और जिलाधिकारी के माध्यम से गिराया जाना है। दाऊद अहमद बसपा के कद्दावर नेताओं में से एक रहे हैं, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिलहाल वो लखनऊ में ही रहते हैं, लेकिन अपने रसूख से वो अवैध निर्माण करा रहे थे, जबकि यूपी में अवैध निर्माण और माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है, जिसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विजय मिश्रा जैसे बाहुबलियों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त करने के साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा चुका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त कराएं और अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो गया है। किसी भी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स, कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर में पूर्व सांसद की ये बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाल।